नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडी स्टडी जोन। मैं सौरभ आज इस वक्त के लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे रेवोल्यूशंस आए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, या चाइना के रेवोल्यूशन हो गए, या फिर कहें जिसको आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसका रेवोल्यूशन कैसे आया, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में। तो ये मेरी पहली वीडियो होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज का थॉट लेते हैं कि कोरोना एक बीमारी नहीं, युद्ध है, और भारत को हमेशा युद्ध में जीतने की आदत है। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए भारत को इस युद्ध में जिताएं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अमेरिका की क्रांति। अमेरिकी क्रांति में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्रांति उत्पन्न कैसे होती है, क्रांति का ओरिजिन कैसे होता है, या वर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो क्रांति एक चीज़ ऐसे, रेवोल्यूशन एक ऐसा चीज़ होता है कि एक होता है कि एकाएक परिवर्तन जो लाए उसे हम क्रांति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जो बंदूकों की भाषा बोले, क्रांति हम उसे बोलते हैं कि क्रांति का नाम सुनते ही हमें आता है कि नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट, गोली, ये सारी चीज़ें याद में आती है कि हम एकाएक परिवर्तन जो चाहते हैं वही क्रांति, वही जो क्रांति है ये वहाँ पे फिट होती है वर्ड, कि हम एकाएक परिवर्तन लाना चाहते हैं। ठीक है, आइए अमेरिका क्रांति की बात करते हैं। अमेरिका क्रांति में सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन में जाते हैं कि पहले अमेरिका की खोज हुई, किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। कब की? 1492 में की। ठीक है, टोटल 13 बस्तियां वहाँ पे अमेरिका में इस्टेब्लिश की गई थी, जिसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। इसकी जब पता लगा कि हाँ अब एक टापू की खोज हो चुकी है, तो सभी देश, डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, इंग्लैंड वाले सारे दौड़ में लग गए कि हमें वहाँ पे अपनी बस्तियाँ लगानी है, वहाँ पे वो सब करना है। बट इंग्लैंड इसमें जीत हासिल किया, क्यों? क्योंकि उसके पास नौसेना बहुत पावरफुल थी। और इंग्लैंड बेसिकली, इसका जो नाम पहले अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुंजी था, ये एक इटालियन के नाम पे रखा गया था। बट महारानी एलिजाबेथ के कहने पे एलिजाबेथ ने 1607 में क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेज़ों को भेजा जेम्स नदी के पास, जिन्होंने जेम्स टाउन नामक एक प्रथम बस्ती को स्टैब्लिश किया वहाँ पे। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य जमाया और धीरे धीरे वहाँ पे अपने पैर जमाने शुरू हो गए। और कहा जाता है कि 1775 तक वहाँ पे 13 की 13 बस्तियों की संख्या हो चुकी थी, और इसमें लगभग 90% जो लोग थे वो अंग्रेज़ थे। ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने ये बात बोली है कि क्रांति का आरंभ युद्ध से पूर्व ही हो चुका था, और क्रांति तो लोगों के मस्तिष्क एवं हृदय में विद्यमान है। मतलब कि वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति का कहने का मतलब था कि युद्ध से पहले ही क्रांति का जो उसके बारे में सोच थी लोगों के, वो शुरू हो चुकी थी, और क्रांति तो लोगों के जो दिमाग में और हृदय में विराजमान रहती है हमेशा। ठीक है, तो आइए, ये था अमेरिका में बेसिकली इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे उनको रॉ मटेरियल, कच्चा माल बड़े आराम से मिलता था। जैसे इंग्लैंड वालों ने भारत पे कब्जा करके यहाँ के जितने भी कच्चा माल था उनको ले जाके बिक्री करते थे। टोटली उनका मतलब था कि हमें इकोनॉमिकली खुद को पावरफुल करना है, और जितना मतलब हो सके हमें अमेरिका से या इस टापू पर से उतना कच्चा माल लेना है और खुद को अमीर बनाना है, इंग्लैंड को अमीर बनाना है। और सभी देश इससे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि इसके पास, इंग्लैंड के पास नौसेना बहुत पावरफुल थी, और इन सब एरिया में जाने के लिए समुद्र नौसेना की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो आइए सबसे पहला कारण हम लोग लेते हैं कि दोषपूर्ण शासन प्रणाली। सबसे पहले क्या होता था कि जो अमेरिका की बस्तियों में गवर्नर अपॉइंट होता था, जो गवर्नर अपॉइंट होता था कहाँ से होता था? सीधा वो इंग्लैंड की तरफ से होता था। इंग्लैंड का द्वारा चुना गया गवर्नर आता था, यहाँ पे रूल करता था, और यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे एक असेंबली इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। तो असेंबली में कुछ लोग होते थे जो वहाँ के द्वारा चुने होते थे, कि मतलब जैसे लोग तो यहीं के होते थे, मगर उनका डिसीजन लेती थी बाहर की सरकार लेती थी। वो गवर्नर को बोलते थे, गवर्नर यहाँ पे करता था। तो बेसिकली यहाँ के लोगों पे क्या रूल, क्या कानून होना है, वो यहाँ पे के लोगों से नहीं पूछताछ होती थी। वो सब कानून होते थे वो पहले वहीं से बनकर आते थे, वो उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता था। मतलब लोग
बिल्कुल यहाँ की जो शासन प्रणाली थी उससे खुश नहीं थे। उनको काफ़ी ऐसा लगता था कि वो एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए लोगों ने क्या किया कि उन्होंने विद्रोह कर दिया, और यहाँ पे ये पहला कारण बनता है शासन प्रणाली को लेकर। उसके बाद आता है नेविगेशन एक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं जहाज रानी टैक्स। ये आया था हमारा 1689 में आया था। ठीक है। इसमें क्या था कि हर एक जितने भी जैसे उपनिवेशवाद वाले एरिया थे उनको अपना जहाज़ नहीं होता था। वो उनको अपना माल जो है क्योंकि उनके पास अपना जहाज़ रखने का अधिकार नहीं था, और उनको विवश होकर अपना जो माल होता था वो इंग्लैंड की जहाज़ में रख कर ही भेजना पड़ता था, जिसमें क्या होता था उनको पैसा या जो था टैक्स होता था वो काफ़ी लगता था। जिसके कारण उन लोगों ने ये भी विद्रोह किया कि अगर हम लोग इतना सारा पैसा वहीं पे भेजेंगे तो हम लोग खुद के लिए क्या रखेंगे। उनको खुद की भी ज़रूरत है, क्योंकि रेवोल्यूशन तब खड़ा होता है जब हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 हमारी चीज़ें होती हैं। अगर यही हमारी पूरी नहीं होंगी तो हम ज़रूर विद्रोह करेंगे। तभी हमारे इतिहास में रही है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी यही बात हुई थी कि हम लोगों ने विद्रोह किया। क्यों? लोग संतुष्ट ही नहीं हो पा रहे थे अपने राजा से, क्योंकि ना उनके लिए कोई फ़ायदे के काम कर रहा था, सिर्फ उनको हानि हो रही थी, उनको नुकसान हो रहा था। इसलिए तो वैसे ही हाल इनका भी था। तो हालांकि यहाँ पे राजा नहीं था, बट क्या था कि यहाँ पे रूल तो चल ही रहा था, रानी का रूल था, रानी के ज़रिए वो अपना रूल चला रहे थे। तो ऐसे ही तो उनको अपना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, इस कारण भी हम लोग ये प्रॉब्लम आती थी। उसके बाद फ्रांस द्वारा अमेरिकी बस्तियों को उकसाना। जब 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था तो फ्रांस ने अमेरिकी बस्तियों को उकसाया कि आप इंग्लैंड से हट जाइए, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर दीजिए, और हम आपकी मदद करते हैं। ये बात हुई थी। तो इसके कारण भी हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक कारण बनता है कि फ्रेंच वालों के कहने पे इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका के लोगों ने वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, विद्रोह कर दिया। हाँ, ये भी बात हो सकती है, क्योंकि एक होता है ना कि चिंगारी पकड़ने से ही विद्रोह हो जाता है। तो वो पहले बेचारे थोड़े ये आग में घी का काम किया फ्रेंच के लोगों ने। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला हमारा पॉइंट लेते हैं, स्टैम्प एक्ट आया जो 1765 में आया। इसमें क्या था, इसमें विवाह से संबंधित, वसीयतों से संबंधित, या कहें कि कुछ कानूनी कागजों का जो होता था उस पर एक स्टैंप लगती थी, एक मोहर लगती थी, वो लगवानी बहुत ज़रूरी होती थी। तो उसको लगवाने के लिए अमेरिका के जो मतलब पैसा लगता था, वो पैसा सीधा जाता था इंग्लैंड में। उनके अधिकारी जो भी जिसकी भी कमेटी होगी, जिसके पास ये पैसा जाना चाहिए, वहाँ पे जाता था, और वो बहुत महंगा आता था। और बेफजूल के टैक्स जो थे वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किए गए थे, अमेरिका की बस्तियों के ऊपर। तो इसलिए इन लोगों ने ये बोला, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, मतलब कि जब तक हमारा कोई बढ़िया प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा तब तक हम कर नहीं देंगे। ये नारा अमेरिकी बस्तियों ने दिया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार की अमेरिकी बस्तियों पर बढ़ता खर्च। हाँ ठीक है, 1763 में इंग्लैंड का राजकीय कोष 130 मिलियन पाउंड हो गया था। जो उसका कोष था उसमें इतना पैसा था। तो इनका कहने का मतलब था कि अमेरिका जो है वो जो भी हमारा खर्च हो रहा है, क्योंकि इसका खर्च बहुत हो रखा था, क्योंकि इसने बहुत सभी देशों पर अपना आधिपत्य कर लिया था। तो उन लोगों के ऊपर खर्चा क्या हो रहा है, वहाँ पे सामान जा रहा है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब बेसिकली लॉट ऑफ मैनी थिंग, कितनी भी उनको चीज़ें चाहिए थी, उन सब के लिए ये लोग चाहते थे कि हमारे जो कुछ मदद करे, क्योंकि हमारा खर्चा बहुत हो रहा है। अगर हमारे कोई हेल्प नहीं करेगा तो हम लोग क्या होता है, हम लोगों का डाउनफॉल जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकली ये पावरफुल बनना चाहता था, बट थोड़ा समय बाद इसका पैसा कम होने लगा था। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट आता है बोस्टन हत्याकांड, जो 1770 में हुआ था। इसमें क्या था, इसमें क्या था कि कुछ अमेरिकी लोगों ने बोस्टन के बंदरगाह के पास कुछ रेड कलर के ड्रेस पहन के, रेड इंडियन जिन्हें कहा गया था, रेड कलर के ड्रेस पहन के उन्होंने विद्रोह कर दिया था कि हम लोग आपका लाया हुआ सामान नहीं यूज़ करेंगे, या आपके खिलाफ विद्रोह कर दिया था उन्होंने। वहाँ किसी चीज़ में सामान की बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हम आपके कोई भी मतलब हेल्प नहीं करेंगे,
या आपका कुछ भी जो भी बात होगी वो हम नहीं मानेंगे। जिसके कारण क्या क्या हुआ कि उस वक्त जो अंग्रेज़ों ने इन पे गोली मार के इनका बिल्कुल मतलब इन पर बहुत से लोगों की जानें गई थी, इसमें बेगुनाह मारे गए थे। जिसके कारण क्या हुआ था, बोस्टन में जो लोगों का विद्रोह और बढ़ गया। एक ये भी कारण हमारा बनता है कि अमेरिकी क्रांति के में आक्रोश आने के लिए। तो दूसरा बनता है बोस्टन टी पार्टी। ये आया 16 दिसंबर 1773 में, जिसको सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में देखा गया था। तो इसमें क्या था, इसमें कम से कम चाय की पेटियां आई थी, जिसे अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए जो अमेरिकी लोगों ने उन्होंने क्या किया कि चाय की पेटियां समुद्री जहाज़ में से उठा के समुद्र में फेंक दिया। आई थिंक 340 के लगभग पेटियां, या आई थिंक उसमें कंफर्म नहीं है, मैं आपको पीडीएफ में बात कंफर्म कर दूंगा कि वो चाय की पेटियां जो थी उन्होंने समुद्र में फेंक कर अपना आक्रोश दिखाया। वहाँ से भी विद्रोह की एक चिंगारी उठती हुई हमें नज़र में आती है। और साथ में हम लोग फिर अगला देखते हैं कि बस्तियों का आर्थिक शोषण। हाँ ठीक है, उनसे बहुत काम करवाया जाता था, बट उनको उसके पेमेंट सही नहीं दी जाती थी। दिन रात काम कराया जाता था और उनको आर्थिक शोषण बहुत बुरी तरह होता था। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और व्यापार संबंधी कानून भी वो लोग लाए थे, और व्यापार में मोस्ट ऑफ दी वो देखते थे कि उनका खुद का फ़ायदा हो, अमेरिकी बस्तियों का ना हो, क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ हम राज करें और कोई ना करे। एक पॉइंट और है कि अमेरिका से उन्होंने आग्रह किया था कि आप हमारी मदद, मतलब कि आपके ऊपर जो खर्च, क्योंकि जो भी बस्तियां यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, तो हमें इंग्लैंड के लोगों को क्या होता था कि वो बस्तियों पे अपना खर्चा करते थे। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब, तो इंग्लैंड के जो मेन हेड थे उन्होंने बात की कि आप हमारे साथ मतलब अपना थोड़ा खर्चा आप हमारे साथ साझा कर लो, ताकि हम लोग आपके साथ मिल के करें। तो इस बात पे भी अमेरिका वालों ने मना कर दिया था कि हम आपके साथ कोई भी मतलब आपकी मदद नहीं करेंगे। जिसके कारण ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा खर्चा होने की वजह से इंग्लैंड वालों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और ये भी एक कारण रहा है कि हम इंग्लैंड वालों की जो ये कारण रहा है विद्रोह का। ठीक है, कि इंग्लैंड इसमें हारा और बस्तियों को इंडिपेंडेंस करना पड़ा। ठीक है, तो हम अब सबसे बड़ी बात, हम लोग कारण पढ़ लिए कि कारण क्या क्या था। अब कारण में हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज़ का कोई भी रेवोल्यूशन जब खड़ा होता है तो उसके कारण बहुत होते हैं। पहली बार लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, उनको शिक्षा नहीं मिलती है, या कहीं उनको स्वतंत्रता तरीके से जीने का अधिकार नहीं मिलता है। क्योंकि मानव को सबसे ज़्यादा यही चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट होकर जी सके, क्योंकि वो किसी का गुलाम बन के जी नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोगों को भी ये चाहिए कि हाँ हम लोग इंडिपेंडेंट रहें, किसके अधीन रह के काम ना करें। ठीक है, तो आइए हम लोग अब रेवोल्यूशन पढ़ लिए, रेवोल्यूशन क्या होता है वो पढ़ लिए, और रेवोल्यूशन के थोड़े अमेरिका के बारे में जान लिए। अब हम लोग आते हैं उसके रिज़ल्ट क्या निकले, क्योंकि कोई भी कॉजेज़ क्रिएट होते हैं विद्रोह के तो उसके रिज़ल्ट भी निकलते हैं। तो सबसे पहला रिज़ल्ट हमारा आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म होता है, कि अब एक अमेरिका देश का जन्म होता है, उसको आस मिलती है। और हाँ, सबसे पहली बात ये है कि 1783 में अमेरिका पूर्ण रूप से आज़ाद हो चुका था। ठीक है, ये बात होता है। और पेरिस की संधि हुई थी 1783 में। इस संधि के मुताबिक कि अमेरिका आज़ाद हो गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ था, जिसने एक नया मतलब कहा जाए कि नया दौर शुरू हुआ था अमेरिका वासियों के लिए, कि वो अपने देश को अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के हिसाब से चला सकें और अपने देश को विश्व की प्राचीन शक्तियों में विराजमान कर सकें। ठीक है, दूसरा आता है नए संविधान का निर्माण। 17 सितंबर 1787 को अंतिम रूप दिया गया इनके संविधान को, और 1788 तक सभी बस्तियों मतलब जितने भी राज्य थे उनमें इनको स्वीकृति मिल गई थी, मतलब उसको मान्यता मिल गई थी संविधान को। और इसका संविधान के कानून बहुत ही अच्छे हैं। टोटल इसमें 7 धाराएं हैं। और बेसिकली कहा जाए कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले न्यायिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, इन्होंने काफ़ी चेंजेस भी किए हैं, और हमारा जो संविधान प्रियम्बल है वो हमने यहीं से लिया हुआ है। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, और वहाँ पे फेडरलिज्म वाली गवर्नमेंट रहती है, मतलब केंद्र में कोई और सरकार रहती है और उन पर अलग रहती है। तो यहाँ का प्रेसिडेंट रूल करता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अपना अगला आते हैं कि राष्ट्रीय भावना का उद्यान, मतलब नेशनलिटी की भावना आती। ठीक है,
और जब तक हमारे देश में राष्ट्र धर्म नहीं होगा, मतलब राष्ट्र नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्र के प्रति जब तक हम लोग अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते तो हम लोग किसी के प्रति ईमानदार नहीं रह सकते। इसलिए क्योंकि राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है, ठीक है। क्योंकि हम जिस देश ने हमें पहचान दिया, अगर हम उसी देश के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं या उस देश की आन बान शान के लिए काम नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी और देश के साथ मिलकर भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम अपने ही देश के नहीं कर सकते हैं तो दूसरा हम पे भरोसा क्यों करेगा। इसी तरीके से राष्ट्र भावना भी विद्यमान हुई, मतलब उजागर हुई वहाँ पे। साथ में कृषि का विकास भी हुआ, क्योंकि बहुत सी जो ज़मीनें थी उसको कृषि के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट ने दे दिया था और लोगों ने दिल खोल के वहाँ पे कृषि करी, अपनी पसंदीदा फसलें उगाई और अपनी फसलों के से जो इकोनॉमिकली इसको पावरफुल बनाया। और अमेरिका की जो कृषि व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। साथ में व्यापार में उन्नति हुई। व्यापार जो अमेरिका का कहा जाता है कि इकोनॉमिकली भी अमेरिका आज बहुत पावरफुल है, तो इसका बेसिकली सबसे ज़्यादा जाता है कि व्यापार, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात है अगर हम लोग व्यापार में सबसे बेस्ट हैं, व्यापार फील्ड हमारी अच्छी है तो हमारा, क्योंकि इकोनॉमिकली आज के समय में हम व्यापार नहीं देखते, आजकल में हम इकोनॉमिक पावर देखते हैं। तो व्यापार अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हम इकोनॉमिकली भी पावरफुल रहेंगे, ठीक है। देखते हैं डॉलर आज सबसे महंगा है, क्यों? क्योंकि उसका व्यापार बहुत अच्छा है, उसने अपना ट्रेड कॉमर्स बहुत अच्छा किया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने इसमें हमें कृषि भी देती है, क्यों? क्योंकि कमर्शियल क्रॉप्स जो होती हैं वो इन्होंने ही, कमर्शियल क्रॉप्स जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद उद्योगों का विकास हुआ, इंडस्ट्रियाँ आई ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, क्योंकि सारे बंदे खेती तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसीलिए क्या आया कि अब इंडस्ट्रियाँ आई, इंडस्ट्रियों को इस्टेब्लिश किया गया और वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के साथ साथ एक ये परिणाम बनता है कि इस्टेब्लिश करने के साथ साथ हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का अंत हुआ और उद्योगों का विकास होते होते हम लोगों ने अपने सभी जो देशवासी हैं उनको नौकरियां दी और उनके लिए एक नियम कानून बनाया गया, ठीक है। हमें देखते हैं कि शिक्षा का विकास होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कि हम लोग हर चीज़ का विकास कर देते हैं, शिक्षा का विकास नहीं करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक बन सकता है, क्योंकि हम लोगों को अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो हम लोग, क्योंकि हम लोग बिना किसी, मान लो कि हम लोग कहें कि हम किसी देश के साथ संधि नहीं करते हैं, हम लोग अकेले रहते हैं, तब भी हम इस यूनिवर्स में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को सभी देश के साथ मिल के काम करना होता है और वो जो पॉलिटिक्स होती है उसे हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको, अगर आपके देश में शिक्षित लोग हैं तो आपका देश बहुत उन्नति कर सकता है। अगर शिक्षित नहीं है तो आपके देश में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। धार्मिक प्रभाव भी ये बना कि अमेरिका एक, मतलब कहा जाए कि जो भी लोगों को अपनी धार्मिक वाली चीज़ों को इंग्लैंड में प्रमोट करने में दिक्कत हो रही थी, वो यहाँ पे आके यहाँ रहने लगे और यहाँ पे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने जो अमेरिका में है इस धर्म को, क्या आई थिंक कैथोलिक धर्म था, उसको बढ़ावा दिया यहाँ पे आके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्योंकि देखते हैं कि नए उपनिवेशों की स्थापना होने लगी, जिसमें हम लोग अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का नाम आता है जिसमें, ठीक है। तो हम लोग, हमारा यहाँ पे ये बनता है, टोटल अमेरिकन रेवोल्यूशन के परिणाम हमने देख लिए, रिजल्ट देख लिए हैं, कॉजेज़ देख लिए हैं, इंट्रोडक्शंस देख लिए। अब अंत में हम लोग इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि अमेरिका ने जो संघर्ष देखा अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, हालांकि हाँ, अमेरिका ने जो संघर्ष देखा अपने देश को आज़ाद कराने के लिए या अपने देश को उन्नति तक पहुंचाने के लिए, पीक पर पहुंचाने के लिए, वो हमारे लिए होता है कि उसने अपने देश को जो संघर्ष देखा उससे उसने अपने आप को बहुत ही आगे पहुंचाया और आज वो सुपर पावर है। तो उसके अगर हमें हमारे सोच के साथ उसकी सोच मैच करती है तो हम उन विचारों को अपने देश में इम्प्लीमेंट करके अपने देश को डेवलपमेंट की उस बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, विकास की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, और ताकि हम लोग भी अपने देश को सुपर पावर में ला सकें और आई होप हमारा इंडिया भी नंबर 1 बन सके पूरे विश्व का, जिसे विश्व गुरु कहा जाता है। तो अमेरिका की रेवोल्यूशन हमारी यहीं पे ख़त्म होती है।
अगर आपको कोई डाउट हो या हमसे कुछ टॉपिक या कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके या क्वेश्चन पूछ के आप बता सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको अगली वीडियो में तुरंत दूंगा, उसमें देरी नहीं होगी। और जाते जाते मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मैं ये नहीं कहता परमानेंट कीजिए, अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ घंटी वाला बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जाते जाते मैं उसमें ये कहूँगा कि दुनिया इस समय कोरोना वायरस से बहुत ग्रस्त है, तो इसी कारण घर में रहिए, प्रधानमंत्री की बात का और लॉकडाउन को फॉलो कीजिए ताकि हम लोग जो कुछ बचे कुछ लॉकडाउन के समय है वो बिताने के बाद फ्रीली इस इन्वायरमेंट में घूम सकें। नहीं तो फिर बढ़ जाएगा, फिर हम लोगों को घर में रहना पड़ेगा। इसलिए निवेदन करता हूँ कि आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए और साफ़ सफाई रखिए ताकि कोरोना जैसी बीमारी आपके पास ना आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।